नमस्कार साथियों, मैं राहुल भट्ट अपने YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी विद राहुल भट्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है नंबर्स। यानी नंबर सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जो नंबर होते हैं उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्या होते हैं प्राइम नंबर, क्या होते हैं नेचुरल नंबर, क्या होते हैं होल नंबर। इन सबका कॉन्सेप्ट आपको एक ही वीडियो में पूरा क्लियर। क्या होते हैं रेशनल यानी परिमेय संख्या क्या होती हैं, और परिमेय यानी कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। सबका कॉन्सेप्ट आपका एक ही वीडियो में सारा क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर कुछ चाहते हैं, कुछ नए नए वीडियो, नए नए मैथ्स के ट्रिक, नए नए कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और क्यों इनको हम प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर हम क्यों कहते हैं हम इसे नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या वास्तव में होती क्या है। ठीक है, तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं यानी जो काउंटिंग नंबर होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी नेचुरल नंबर ऐसे संख्याओं का कलेक्शन है जो क्या है, काउंटिंग नंबर है। क्या, जिससे हम काउंटिंग में यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर हम इनफाइनाइट तक बढ़ते जाएं, एक एक बढ़ते जाएं। तो जो भी संख्याएं आएंगी उनको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या क्यों कहा गया, क्योंकि जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो नेचुरली प्राकृतिक रूप से हमारे दिमाग में आ जाता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब भी हम काउंटिंग स्टार्ट तुरंत दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसे हम क्यों क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। यानी प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याओं का समूह है, ऐसे संख्याओं का सेट है जो काउंटिंग नंबर है। क्या है, काउंटिंग नंबर है। तो इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। अब समझते हैं कि होल नंबर क्या है। होल नंबर क्या है, ठीक है, होल नंबर क्या, अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, होल नंबर अगर नेचुरल नंबर, देखिए जो काउंटिंग नंबर है वन, अगर शुरू में जब हमने काउंटिंग शुरू किया, मानव सभ्यता ने जब काउंटिंग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो काउंटिंग कर लिया, लेकिन उसके बाद की काउंटिंग करने के लिए हमें एक और डिजिट की जरूरत पड़ी, एक और अंक की जरूरत पड़ी, और वो क्या है, जीरो है। वो क्या है, जीरो है। यानी कि जो नेचुरल नंबर है, जब उसमें हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है। क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या है। यानी कि अगर जो होल नंबर है उसमें जो नेचुरल नंबर, उसमें हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें तो वही नेचुरल नंबर, वही प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या क्या है कि जो नेचुरल नंबर होता है 5 6 7 8 9 ऐसे इनफाइनाइट तक लेते जाइए, ये सब के सब क्या है, होल नंबर है यानी कि पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर लें तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या है। और इन्हें पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि अब हमारी कंप्लीट काउंटिंग के लिए जीरो भी जरूरी, यानी पूर्ण काउंटिंग के लिए हमारे को जीरो की भी जरूरत है। अब इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, होल नंबर। तो ये था नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट और ये था होल नंबर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब समझते हैं नेचुरल और होल नंबर के बाद इंटीजर यानी पूर्णांक क्या होते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान है। ठीक है, इंटीजर यानी पूर्णांक को समझने के लिए अब समझिए इंटीजर यानी कि पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको 10 रुपए का फायदा हुआ, कहीं 10 रुपए का फायदा होगा तो कहेंगे कि हमको 10 का फायदा हुआ। अगर मान लीजिए आपको 10 का घाटा हुआ तो भी आप कहेंगे 10 का घाटा हुआ। लेकिन क्या इन दोनों नंबर में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या, ठीक है, यानी इन दोनों नंबर में कोई डिफरेंस तो दिख नहीं रहा है। इसलिए इनके रिप्रेजेंटेशन को, यानी कि पता चले कि फायदा हो रहा है कि घाटा हो, तो इनको रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें एक कुछ सिंबल की जरूरत पड़ी। यानी अगर हमको फायदा हुआ तो उसको हमने कह दिया पॉजिटिव, और अगर घाटा हुआ तो उसको हमने क्या कह दिया, निगेटिव। यानी कि जो नेचुरल जो होल नंबर है उसमें उसको यानी
किसी भी चीज को यानी निगेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए यानी घाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जीरो से पीछे आने की भी जरूरत पड़ी और इस तरह से बना पूर्णांक यानी कि इंटीजर। यानी इंटीजर क्या है? इंटीजर जो धनात्मक संख्याएं हैं यानी 1 2 3 4 5 6 7 ये धनात्मक संख्याएं हैं, -1 -2 -3 ये, और इसमें जीरो को भी इंक्लूड कर लें तो ये हो जाएगा इंटीजर यानी कि पूर्णांक। यानी जो धनात्मक संख्याएं हैं और जो यानी जो पॉजिटिव नंबर है और जो निगेटिव नंबर है और जीरो, इन सबका जो कलेक्शन होगा उसे हम कहेंगे इंटीजर यानी कि पूर्णांक। यानी पूर्णांक क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 ऐसे लगातार इनफाइनाइट तक बढ़ते जाइए और इधर निगेटिव में -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट तक बढ़ते जाइए। तो ये जो कलेक्शन होगा, ये जो संग्रह होगा उसे हम क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटीजर यानी कि पूर्णांक कहेंगे। और जो इंटीजर होता है इसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर आते हैं, आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर सब के सब किसमें? इंटीजर के अंदर, इंटीजर में समाहित है। यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर हैं, सब के सब अपने आप में इंटीजर भी हैं यानी कि पूर्णांक भी हैं। ठीक है, तो इसलिए यानी हमें जरूरत के अनुसार निगेटिव नंबर की भी जरूरत पड़ी और इसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक यानी कि इंटीजर। अब समझते हैं कि इवन नंबर यानी सम संख्याएं क्या होती हैं। अब समझते हैं कि सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर क्या होती हैं। इवन नंबर यानी कि सम संख्याओं का क्या कॉन्सेप्ट है? सम संख्याएं, सम संख्याएं ये क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है, सम संख्याओं की अगर बात करें, वे सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल हैं, वे सारे नंबर जिनको 2 डिवाइड कर सकता है उसको हम क्या कहेंगे? इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं कहेंगे। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे ही बढ़ते जाए। जितने भी नंबर आएंगे जो 2 से डिविजिबल है यानी जिनको 2 डिवाइड करता है उसे हम क्या कहेंगे? इवन नंबर कहेंगे। या फिर किसी नंबर के लास्ट में या तो 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, अगर यूनिट डिजिट पे, यूनिट प्लेस पे इसमें से कोई भी नंबर आ जाए तो उसे हम कहेंगे इवन। जैसे मान लीजिए 3 4 5 6 7 0 8 9 और लास्ट में अगर 0 आ गया तो ये क्या है? इसके पहले क्या उससे नहीं, लास्ट में अगर 0 आ गया तो श्योर है कि वो 2 से डिविजिबल होगा यानी कि वो इवन। अगर लास्ट में 2 आ गया तो भी ये क्या होगा? इवन नंबर। लास्ट में 4 आ जाए यानी इनमें से कोई भी नंबर आ जाए तो ये नंबर क्या होगा? इवन नंबर होगा। ठीक है, अगर लास्ट में 1 आ जाए तो ये इवन नंबर नहीं है। अब समझते हैं कि ऑड नंबर क्या होता है। अब समझते हैं कि ऑड नंबर क्या होता है। ये तो था इवन नंबर। ठीक है, अब समझते हैं ऑड नंबर। वे सारे के सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, डॉट। यानी मतलब इनफाइनाइट तक ऐसे बढ़ते जाइए। तो जितने भी नंबर आएंगे जो 2 से डिविजिबल नहीं है उनको हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑड नंबर। यानी वे सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है उनको हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर कहेंगे। ठीक है, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं। क्या कहेंगे? विषम संख्याएं कहेंगे। क्या कहेंगे? विषम संख्याएं। ठीक है, तो ये था ऑड नंबर और इवन नंबर का कॉन्सेप्ट। अब समझते हैं कि प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। और बच्चों को सर्वाधिक कंफ्यूजन जो है अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर में होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स क्या होता है? यानी कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। तो इसका जो सामान्यतः लोग डेफिनेशन दे देते हैं कि वे संख्याएं जो या तो खुद से कटती हैं या 1 से कटती हैं उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। लेकिन ये डेफिनेशन बहुत परफेक्ट नहीं है। ठीक है, जो सही डेफिनेशन है वो ये है कि वे सारे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर? ओनली 2 फैक्टर। कितने फैक्टर? ओनली 2 फैक्टर। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हिंदी में कहा जाए तो केवल 2 गुणनखंड। यानी ऐसे नंबर जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम क्या कहेंगे?
प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 फैक्टर होते हैं, उसे हम कहेंगे प्राइम नंबर। तो अगर देखा जाए क्या 1 कोई प्राइम नंबर है, तो 1 के तो केवल एक ही फैक्टर है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं। अगर देखा जाए 2, क्या 2 प्राइम नंबर है, तो 2 1 से भी डिविजिबल है और खुद से भी डिविजिबल है, तो 2 एक क्या है, एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके केवल कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर। अगर बात की जाए क्या 3 प्राइम नंबर है, तो जी बिल्कुल प्राइम नंबर है, क्योंकि ये केवल 1 से डिविजिबल है और किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल। अगर पूछा जाए कि क्या 5 प्राइम नंबर है, ये केवल 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है, तो ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 4 प्राइम नंबर है, तो 4 जो है 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल, तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि 9 क्या प्राइम नंबर है, 9 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 9 से, यानी इसके कितने फैक्टर हो गए, कितने गुणनखंड हो गए, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर पूछा जाए कि क्या 15 प्राइम नंबर है, तो ये 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 15 से इसके कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए, तो क्या ये अभाज्य संख्या है, नहीं है। ये क्या है, आगे पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। ठीक है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और एक और महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए कि 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है, इवन है, यानी केवल 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो क्या है, इवन नंबर। बाकी जितने भी आप प्राइम नंबर पढ़ेंगे वो सब के सब क्या है, वो विषम है, यानी कि ऑड है। क्या है, ऑड है। ठीक है। अब प्राइम नंबर के बारे में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट समझ लीजिए। कई बार आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो बैठ के आप उसको लिखेंगे और लिखने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, और वेस्ट करने के दौरान कई सारे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो आज ये तो जान लीजिए कि कौन कौन से होते हैं, लेकिन उसको याद रख लीजिएगा कितने होते हैं। अगर हम बात करें 1 से 50 की प्राइम नंबर की, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर हो गए, तो 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर हो गए। तो ये याद रखें, यानी ये क्या है, अभाज्य संख्या है। यानी अगर पूछा जाए कि 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या है, तो 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं। अगर आपसे पूछ दे कि 50 से 100, तो इसको बैठ के लिख के अपना समय बर्बाद करने के बजाय आप बस याद रखिए कि 1 से 50 तक 15 यानी 15 प्राइम नंबर यानी 15 अभाज्य संख्याएं होती। अगर आपसे पूछा जाए कि 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती, तो 50 से 100 तक जो अभाज्य संख्याओं की संख्या है वो ये है 51 नहीं, सॉरी 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 है, 97 है। कितने प्राइम नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने प्राइम नंबर हो गए, 10। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि 50 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 10 होते हैं। ठीक है। और अगर यानी 50 से 100 तक 10, 1 से 50 तक 15, यानी अगर आपसे पूछ दे कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर, कितने अभाज्य संख्या है, तो 15 10 25, यानी कितने अभाज्य संख्या होते हैं, 25। आपसे 100 से ज्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन 100 तक पूछ सकता है और आप उसको याद रखें, और ये बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है। अब चलते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब समझेंगे हम कि भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर क्या होती है। ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं कंपोजिट नंबर क्या होती है। क्या होती है कंपोजिट नंबर, इसको समझते हैं। तो कंपोजिट नंबर का मतलब होता है वे सारी संख्याएं, कंपोजिट का नंबर का मतलब होता है कि वे सारी संख्याएं जो जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर, कितने फैक्टर, हैविंग फैक्टर मोर देन 2, कितना, मोर देन 2, यानी फैक्टर की संख्या कितना हो, 2 से ज्यादा हो,
तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं। क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं कहेंगे, यानी जिनमें फैक्टर की संख्या यानी गुणनखंड क्या हो, गुणनखंड कितना हो, 2 से ज्यादा हो, यानी ऐसे नंबर जिनका जो गुणनखंड हो कि क्या हो, 2 से ज्यादा हो, उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे मान लीजिए 2 क्या कंपोजिट नंबर है, तो 2 के तो केवल 2 ही गुणनखंड है, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। अब क्या 3 कंपोजिट नंबर है, तो 3 के भी केवल 2 ही गुणनखंड है, फैक्टर है, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। अगर देखा जाए 4 क्या कंपोजिट नंबर है, तो 4 का 1 भी है, 2 भी है और 4 तो खुद से ही है, तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए, तो 4 एक कंपोजिट नंबर नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 क्या कंपोजिट नंबर है, तो इसके 2 गुणनखंड 1 और 5, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 6 कंपोजिट नंबर है, तो 6 के कितने फैक्टर है, एक खुद 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर, तो एक कंपोजिट नंबर नहीं है। इसी तरह 8 का पूछ लिया जाए तो 8 भी चेक कर सकते हैं, 8 भी 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके कितने फैक्टर हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो ये कंपोजिट नंबर है। इसके केवल 2 ही फैक्टर हैं, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। ये भी कंपोजिट नंबर क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो 4 है, क्योंकि इससे जो छोटे नंबर है उनको आप देख ही रहे हैं, ये प्राइम नंबर होता है, ये न तो प्राइम नंबर और न ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके तो केवल एक ही फैक्टर है, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो ये भी क्लियर है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, यानी ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर है। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। अगर पूछा जाए लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट कोई, क्योंकि इसकी कोई सीमा है नहीं, तो लार्जेस्ट तो सवाल पूछेगा ही नहीं, ठीक है। अगर अब समझते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, प्राइम नंबर में भी हो जाता है, ठीक है। अब समझते हैं कि रेशनल नंबर क्या होती है। रेशनल नंबर क्या होती हैं, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसको आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि वे सारे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में बदल सकते हैं, वे सारी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, p और q इंटीजर है, क्या है, p q क्या है, इंटीजर है, और एक और चीज है q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे मान लीजिए 3/5 है, क्या ये p/q के रूप में है, बिल्कुल p/q के रूप में है। यहाँ कंडीशन क्या है, pq इंटीजर होना चाहिए, 3 एक इंटीजर है, बिल्कुल है, q एक इंटीजर है, बिल्कुल है, तो 3/4 क्या है, एक रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर पूछा जाए 5/9 क्या ये परिमेय संख्या है, तो पहले तो ये देखा जाए कि आप p/q के रूप में है, तो बिल्कुल p/q के रूप में तो है, लेकिन ये p और q क्या इंटीजर है, यानी पूर्णांक है, तो बिल्कुल है। 5 और 9 अपने आप में क्या है, एक पूर्णांक है, ये p/q के रूप में है, और q इक्वल टू 9 है, q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो 5/9 यानी 5/9 क्या एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो, उनको लगता है कि जो सीधे सीधे फ्रैक्शन के रूप में दिया है वही परिमेय संख्या है। नहीं, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क्या 5 एक रेशनल नंबर है, 5 एक परिमेय संख्या है, तो आपके दिमाग में आएगा ये तो p/q के रूप में है ही नहीं, तो p/q के रूप में तो हम लिख सकते हैं ना, 5 तो 5/1 एंड 5/1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते, क्योंकि 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या p/q के रूप में है, तो बिल्कुल है, क्योंकि 5 एक इंटीजर है, एक भी एक इंटीजर है, यानी एक भी एक पूर्णांक है, और ये नीचे q जो है वो 1 है, q इज नॉट इक्वल टू 0, एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, तो 5 भी एक क्या है, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। यानी जितने जो फ्रैक्शन होते हैं, जो भिन्न होते हैं, वो सब के सब परिमेय संख्या होती हैं।
और जो नेचुरल, जितने भी नेचुरल नंबर हो, जितने भी इंटीजर, जैसे मान पूछा जाए कि -5 एक इंटीजर है कि नहीं है, अगर पूछा जाए क्या ये एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है, क्योंकि 5 को -5 को -5/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब तो यही है। तो ये p/q के फॉर्म में है, तो बिल्कुल p/q, क्योंकि -5 भी एक इंटीजर है, एक भी एक इंटीजर है, और q की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, तो -5 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। अगर पूछा गया कि क्या 100 एक परिमेय संख्या, बिल्कुल है, क्योंकि 100 को हम 100/1 तो लिख ही सकते हैं। ठीक है। तो और ये p/q के रूप में है, और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक। तो पूरा मिला जुला के जितने भी फ्रैक्शन है, भिन्न है, उस सब के सब परिमेय संख्या, जितने इंटीजर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर इंटीजर में तो पॉजिटिव निगेटिव सब आ जाएंगे, या जितने नेचुरल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर को भी जो है, कोई भी नेचुरल नंबर हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जानते हैं, क्योंकि 5 को मैंने एग्जांपल लिया था। तो चाहे रेशनल नंबर की बात करें, तो इसमें जितने नेचुरल नंबर हैं, सब के सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हम उन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं। जितने होल नंबर्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जितने होल नंबर्स होते हैं, सब के सब परिमेय संख्या होती है, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि जैसे होल नंबर है, ठीक है, 5 एक होल नंबर है, इसको 5/1 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि क्या है, ये p/q के फॉर्मेट में है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। जितने नेचुरल नंबर सब के सब परिमेय, क्योंकि उनको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर बात करें इंटीजर की, तो जितने इंटीजर हैं, सबको सब जो है, सब वो भी क्या है, परिमेय संख्या, वो भी क्या है, परिमेय, चाहे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सब के सब क्या है, परिमेय। क्योंकि अगर किसी भी इंटीजर को लीजिए, -5 को -5/1 लिख सकते हैं, जो कि p/q के फॉर्म में है, तो ये जितने भी इंटीजर है, सब के सब क्या है, परिमेय संख्या। अगर पूछा जाए कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, ये p/q के रूप में क्यों नहीं लिख सकते, 0 को 0/1, 0/5 कुछ भी लिखें, सबकी वैल्यू तो 0 ही होगी। और ये क्या ये p/q के फॉर्मेट में है, बिल्कुल है, q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो 0 एक परिमेय संख्या है। लेकिन इसके उल्टा अगर पूछ दे कि 5/0 क्या परिमेय संख्या है, तो देख लीजिए, ये p/q के फॉर्मेट में तो है, बट q इज इक्वल टू 0 है, जबकि परिमेय संख्या का जो डेफिनेशन है, यानी परिमेय संख्या का जो उसमें q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है। और जब भी किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं, तो उसकी वैल्यू यानी डिफाइन नहीं होती है, वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो 0 इसीलिए एक कंडीशन है। तो अगर 0 मतलब हर में आता है, यानी नीचे आता है, तो वो परिमेय संख्या नहीं। तो ये था परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, और इंटीजर भी आते हैं, ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि क्या जो दशमलव है, जो डेसिमल नंबर है, क्या वो भी परिमेय संख्या है, तो दशमलव को समझने के लिए, और वहीं पे हम इरेशनल नंबर को भी समझेंगे, तो पहले डेसिमल को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि वो रेशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं, यानी अपरिमेय होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, यानी नहीं, इरेशनल नहीं, रेशनल और इरेशनल को समझने के लिए सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं, डेसिमल कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो डेसिमल नंबर कितने तरह के होते हैं ये समझ। डेसिमल नंबर 2 तरह के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। ऐसे डेसिमल जो एक दशमलव के बाद एक, यानी डेसिमल के बाद 1-2 प्लेस के बाद वो खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उनको टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे मान लीजिए 1.25, ये दशमलव के 2 अंक बाद समाप्त हो जा रहा है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, सब के सब जो है परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये 1.25 कैसे रेशनल नंबर हो गया, ये तो p/q के फॉर्मेट में है ही नहीं। 1.25 का मतलब होता है 125/100, 1/25/100, और भी इस्तेमाल कर दें
तो 25 5 जा 125 और 4 जा 100 यानी 5/4 आया। 21 फॉर्मेट में है P/Q और Q इज नॉट इक्वल टू 0। देख रहे हैं यानी कि 1.25 क्या है, एक फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है और ये क्या है, दशमलव के एक या दो प्लेस के बाद ये खत्म हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। यहाँ पे आप देख सकते, जैसे मान लीजिए पूछ दिया जाए 0.5 क्या एक परिमेय संख्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि दशमलव के एक अंक के बाद समाप्त हो जा रहा है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या। लेकिन अगर परिमेय संख्या है यानी रेशनल, तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो आपको समझना होगा कि 0.5 का मतलब होता है 1/2 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो और ये P/Q के फॉर्मेट में है, बिल्कुल है, जहां 1 और 2 दोनों ही इंटीजर है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या, यानी जितने भी जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जो दशमलव के एक या दो अंक के बाद समाप्त हो जाते हैं, वो सब के सब क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है, परिमेय संख्या। अब समझते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होता है। एक होता है, ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, इसका एक और ब्रांच, एक अगला है नॉन टर्मिनेटिंग। एक क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो तरह का होता है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग तो नहीं है बट रिकरिंग डेसिमल। अब इसका क्या मतलब है, पहले इसको समझने के लिए आप समझ लीजिए कि अगर आप 20 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। जब आप 20 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आता है 6.66666 ऐसे बढ़ते जाए, कभी समाप्त ही नहीं होता है। बात समझिएगा, यानी ये एक ऐसा डेसिमल है जो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी दशमलव के एक दो अंक के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये इनफाइनाइट तक बढ़ता जाएगा। और रिकरिंग डेसिमल, बट ये बार बार रिपीट हो रहा है, यानी न तो टर्मिनेट हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, बार बार रिपीट हो रहा है। और तो क्या ये परिमेय संख्या है, क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि इसे तो P/Q के रूप में लिखा गया है। तो ये डेसिमल नंबर, इस तरह का अगर डेसिमल नंबर होगा तो रेशनल है, यानी परिमेय संख्या है, यानी बार बार रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल भी क्या है, एक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर बात करें 1/3 की, तो इसको भी डिवाइड करके देख लीजिए, 0.333 ये बढ़ते जाए, समाप्त नहीं होगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिकरिंग बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये किस फॉर्मेट में है, P/Q के फॉर्मेट में, ठीक है। ये तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो तरह का, जिसमें पहला है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। एक और होता है डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है। जैसे मान लीजिए अगर एक ऐसा डेसिमल लेते, सपोज करिए, एक आपने सुना होगा अधिकतर मैथ में पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.145926635 और ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। ये होता है पाई की वैल्यू, मैथ में अधिकतर आता है। इसमें क्या हो रहा है कि दशमलव के बाद न तो ये टर्मिनेट हो रहा है और न ही रिपीट हो रहा है, यानी ये कैसा डेसिमल आ गया, ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी ये रिकर भी नहीं हो रहा है, यानी कि ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। और इसको हम P/Q के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हाँ, जो 22/7 सुनते हैं वो लगभग इसके करीब होता है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई की ये वैल्यू 22/7 नहीं है,
ये इसके लगभग करीब है। हम मान लेते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 है। ध्यान रखें 22/7 एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है ये एक परिमेय संख्या नहीं। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, लेकिन 22/7 कैसे रेशनल नंबर, जबकि दोनों की वैल्यू तो सेम है। दोनों की वैल्यू सेम नहीं होती है। 22/7 जो है लगभग इसके बराबर होता है, तो मान लेते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 है, बट वास्तव में इसकी वैल्यू सेम नहीं होती। इसीलिए पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ऐसे डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी दशमलव की 1-2 अंक के बाद समाप्त नहीं होते हैं, और रिपीट भी देखिए बार बार बदल रहा है, चेंज हो रहा है, कौन सा नंबर किसके बाद आ रहा है, कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, यानी रिपीटेशन नहीं है। रिपीटेशन है भी तो कोई पैटर्न नहीं है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। और ये क्या होते हैं, ये इन्हीं को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इसी तरह अगर बात किया जाए √2 की वैल्यू की, अगर बात किया जाए √2 की वैल्यू की, एक बार इसको मिटाते हैं। अगर हम बात करें √2 की वैल्यू की, तो √2 की जो वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू जो होती है 1.414। ऐसे ही इसके बाद भी जो है, इसके बाद 2, 1, 3, 5 ऐसे ही डेसिमल के बाद नंबर आता है। ठीक है, ऐसे ही एट रैंडम, कोई फिक्स नहीं होता, न ही ये समाप्त होता है। यानी ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेट नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, और रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसका कोई पैटर्न भी नहीं है, तो इसको भी हम कहते हैं इरेशनल नंबर। यानी डेसिमल नंबर में जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और नॉन रिकरिंग होते हैं, उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं। यानी अपरिमेय संख्या में पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √10 हो गया, तो ये सब के सब क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इनकी वैल्यू ऐसी ही आएगी जो न तो टर्मिनेट होगा और न ही रिपीट होगा। ठीक है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं, यानी कि इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा अब क्या होता है रियल नंबर। ठीक है, अब क्या होता है रियल नंबर, अब समझते हैं कि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर्स क्या होता है। ठीक है, रियल नंबर जो होता है, यानी इसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो जो वास्तविक संख्या, ये अब तक जितने भी नंबर पढ़े उसमें जो सबसे बड़ा कलेक्शन है, सबसे बड़ा सेट है, वो रियल नंबर। अब तक जितने पढ़े उसमें सबसे बड़ा सेट क्या है, रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या। और रियल नंबर जितने भी रेशनल नंबर है, जितने इरेशनल नंबर, सबको मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर। यानी रियल नंबर में क्या आते हैं, रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या। क्या आते हैं, रेशनल आता है, इरेशनल आता है। यानी जितने भी इरेशनल नंबर है वो सब के सब क्या है, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल का को मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर। और रेशनल नंबर में क्या आते हैं, जितने नेचुरल नंबर हैं, चाहे नेचुरल नंबर्स हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर्स हो, और चाहे इंटीजर्स हो, ये सब के सब क्या है, रेशनल नंबर। चाहे नेचुरल नंबर की बात करें, चाहे होल नंबर, चाहे इंटीजर, ये सब के सब क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, और रेशनल और चाहे इसके आप पढ़े यूएन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सब के सब क्या है, रेशनल नंबर, यानी कि रियल नंबर है। और इरेशनल नंबर भी क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो अब तक जितना भी सेट पढ़ा वो सब के सब सबसे बड़ा सेट क्या है, रियल नंबर है। और जितने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर है, सब के सब क्या है, वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, यानी कि रेशनल नंबर है। और रेशनल और परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बनाते हैं, वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। ठीक है,
तो इस तरह से ये नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट था। और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचता रहे, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्योंकि लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने में तो आपके पैसे लगेंगे नहीं, इसीलिए लाइक करिए। क्योंकि लाइक करने से आपका क्या होगा कि हम और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने के लिए इनकरेज होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपको थैंक यू।